हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बंगाल के दो महत्वपूर्ण गवर्नर्स के बारे में। तो सबसे पहले जो गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ चुका है। जब हम प्लासी का युद्ध पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि रॉबर्ट क्लाइव की क्या भूमिका रही थी। तो चलिए आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से जानने की कोशिश करते हैं, और यहाँ से हमारे पेपर्स में काफ़ी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो काफ़ी फैक्ट्स लिखने को आते हैं। तो यहाँ से आपको ये लेक्चर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसको पढ़ के आप अपनी कॉपीज़ में जो यूनिवर्सिटी के पेपर्स होते हैं या जो मेंस के पेपर होते हैं उसमें आप बहुत कुछ अच्छा लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। एक तो हमने प्लासी का युद्ध देखा था 1757 ईस्वी में। उसके बाद हमने बक्सर का युद्ध देखा था। तो स्टूडेंट्स, बक्सर के युद्ध के बाद ये डिसाइड हो गया था 1764 ईस्वी में कि बंगाल पर अब नवाबों का शासन नहीं रहेगा, अब अंग्रेज उस पर शासन करेंगे। तो अंग्रेजों ने अपना शासन करने के लिए जो सबसे पहला गवर्नर नियुक्त किया था वो थे रॉबर्ट क्लाइव। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं रॉबर्ट क्लाइव एक तरीके से फाउंडर थे वहाँ पर पॉलिटिकल डोमिनियन स्थापित करने के लिए। तो एक तरीके से पॉलिटिकल जो सत्ता थी, यहाँ पर जो राजनीतिक सत्ता थी वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा स्थापित की गई थी। और इन्होंने कैसा शासन चलाया था, चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिलेगी कि रॉबर्ट क्लाइव भारत में 2 बार आए थे। उनका 2 बार शासन रहा था। एक तो 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक, उसके बाद 1765 से लेकर 1767 ईस्वी तक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। 2 बार भारत में गवर्नर बन के रॉबर्ट क्लाइव आए थे। इसके आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग और जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ से यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा एक शासन स्थापित किया गया था जिसको हम लोग द्वैध शासन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग डुअल गवर्नमेंट भी कहते हैं। द्वैध शासन का मतलब यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, द्वैध शासन है क्या। द्वैध शासन का मतलब इन्होंने प्रशासन को 2 भागों में बांट रखा था। 2 भागों में कौन कौन सा बांट रखा था, एक तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक तो प्रशासनिक अधिकार, और दूसरा आप लोग समझने की कोशिश करेंगे आर्थिक अधिकार। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये समझने वाली है कि प्रशासनिक जो अधिकार थे वो सभी इन्होंने दे रखे थे वहाँ नवाबों को। बंगाल में जो उस समय नवाब थे वो प्रशासनिक अधिकार करते, प्रशासनिक जो गतिविधियाँ होती थी उनको देखते थे, और जो आर्थिक पूरा अधिकार था वो अंग्रेज़ों ने अपने पास रखा था। तो आर्थिक में यही होता है कि जितना भी टैक्स मिलता था वो अंग्रेज़ लेते थे, लेकिन प्रशासनिक की पूरी जिम्मेदारी नवाबों के ऊपर थी। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि प्रशासन को 2 भागों में बांट रखा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नवाबों को पैसे से संबंधित कोई अधिकार नहीं दे रखा था, इसलिए प्रशासन की भी जो दशा थी वो थोड़ा सा ढीली ढाली थी। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं जो महत्वपूर्ण आर्थिक अधिकार थे वो अंग्रेजों के पास रहे। यही कारण था कि धीरे धीरे यहाँ पर नवाब और निजामों का अंत होने लगा। इसी तरीके से हमने देखा अंग्रेजों से बहुत सारे युद्ध हुए थे, भारतीय नवाबों के, भारतीय निजामों के। आगे हम लेक्चर्स में पढ़ेंगे किस तरीके से अंग्रेजों के बीच में और पंजाब के शासकों के बीच में युद्ध हुए, हैदराबाद के निजामों के बीच में युद्ध हुए, बंगाल के नवाबों के बीच में युद्ध हुए। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से कर्नाटक युद्ध हुए, टीपू सुल्तान और हैदर अली के द्वारा भी कई युद्ध लड़े गए अंग्रेजों से। ये सभी युद्ध इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक द्वैध शासन प्रणाली इन्होंने अपना रखी थी, और द्वैध शासन प्रणाली को यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, आसानी से लिख भी सकते हैं। प्रशासनिक अधिकार नवाबों के पास, आर्थिक अधिकार अंग्रेजों ने खुद रख रखे थे। आगे चलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। यहाँ पर इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजों ने अपना जो विस्तार था वो पूरे भारत में कर लिया। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो यहाँ पश्चिमी वाला जो क्षेत्र है यहाँ से इन्होंने गुजरात में सबसे पहले अपनी फैक्ट्रियाँ लगाना स्थापित की, सूरत में लगाई। उसके बाद इस तरीके से पूरे भारत पर अधिकार करते करते ये लोग बंगाल पर भी पहुँच गए थे। बंगाल यहाँ पर है। तो मोस्टली आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर जो कोस्टल एरिया है उन्हीं पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमाया था। वहीं पर हम मोस्टली युद्ध देखते हैं। जैसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं कर्नाटक है, कर्नाटक में भी बहुत सारे युद्ध हमें देखने को मिले थे जो हैदर अली टीपू सुल्तान के बीच में हुए थे। तो ये सारे युद्ध क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये जो कोस्टल एरिया है इनके माध्यम से अंग्रेज लोग दूर दूर तक व्यापार करना चाहते थे, दूसरे देशों के साथ व्यापार करना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने यहाँ पर अपने अधिकार करना स्थापित किया। अब तो दोस्तों इसलिए इन्होंने अपने जो अधिकार क्षेत्र हैं, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग समझ गए होंगे कि जो भारत का कोस्टल एरिया था वहाँ पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार करना प्रारंभ किए। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं साउथ इंडिया पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में।
इसके आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हमें देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अंग्रेज लोग उभरने लगे और अंग्रेजों को बाद में हम लोगों ने किंग मेकर के नाम से भी जाना। किंग मेकर क्या, बंगाल में जो नवाब थे उनको बनाने के लिए अंग्रेजों ने ही मतलब अपने हिसाब से बंगाल के नवाबों को बनाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि बस इस तरीके से हम कह सकते हैं, एक तरीके से किंग मेकर का काम अंग्रेज लोग कर रहे थे। अंग्रेजों ने ही बंगाल में नवाब बनाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि यहाँ पर कोई स्वतंत्र सुल्तान बचा ही नहीं था। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं अंग्रेजों के द्वारा ही बंगाल में अपना पूरा अधिकार स्थापित कर लिया गया और बंगाल में जो नवाब बनाए जाने लगे वो अंग्रेजों की इच्छा के अनुसार बनाए जाने लगे, इसीलिए हमने उनको किंग मेकर का नाम दिया। इसके आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हमें देखने को मिलते हैं। और जब ये वापस गए, रॉबर्ट क्लाइव जब वापस गए इंग्लैंड में, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, 1774 ईस्वी में इन्होंने सुसाइड कर लिया था। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये हमारे पेपर्स में भी पूछी गई थी एक बार कि उस गवर्नर का नाम बताइए जिसने इंग्लैंड में जाकर सुसाइड किया। तो ये इनका नाम है रॉबर्ट क्लाइव, इसको आप लोग याद रखोगे। इसके आगे चलते हैं हम लोग, एक दूसरे गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स का जो शासनकाल है वो 1772 से लेकर 1785 ईस्वी तक है। इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से इनका जो डेट है वो याद मत रखिए, लेकिन इनका नाम जरूर याद रखिए, क्योंकि यहाँ से इन्होंने बहुत सारे ऐसे कुछ कार्य किए थे जो हमारे पेपर्स में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहला इनका काम देख लेते हैं। इन्होंने सबसे पहले जब गवर्नर बने थे तो इन्होंने क्या किया, द्वैध शासन प्रणाली को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। द्वैध शासन प्रणाली को पूरी तरीके से खत्म किया। तो यहाँ पर हमने लोग देख सकते हैं, और ये सारा किसके द्वारा खत्म किया गया था, एक एक्ट आया था जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी। ये भी आप याद रखोगे, 1773 ईस्वी में एक एक्ट आया था। स्टूडेंट्स यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्ट क्या होता है। एक्ट वो होता है जो हर 20 साल बाद इंग्लैंड से आता था भारत पे शासन करने के लिए। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड के जो महारानी थी या जो वहां के राजा थे, वो 20 साल बाद कुछ अपने नियम या रूल्स और रेगुलेशन तैयार करके यहाँ भेजते थे कि इंडिया में किस तरीके से शासन किया जाना है। उसी को हम लोग एक एक्ट के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि एक्ट क्या है। हर 20 साल बाद एक एक्ट आता था। ये हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पेपर्स में बनते हैं। तो यहाँ से हम लोग समझ गए 1773 ईस्वी में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था जिसके माध्यम से ही ड्वेल शासन खत्म किया गया था। द्वैध सरकार का जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म किया गया था। उसके आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट कार्य किए गए थे, जैसे जुडिशियल पावर को इन्होंने फिर से रिवाइवल किया था। तो जुडिशियल पावर में क्या इन्होंने किया था वो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ इन्होंने 2 कोर्ट स्थापित किए थे। तो यहाँ पर एक तो सिविल और क्रिमिनल कोर्ट, यहाँ से आप हिंदी में समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पर दीवानी न्यायालय, ये थोड़ा हिंदी में समझा रहा हूँ, दीवानी न्यायालय, और इन्होंने फौजदारी न्यायालय। तो ये 2 तरीके के न्यायालय यहाँ पर स्थापित किए गए। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय होते क्या है। दीवानी न्यायालय, पैसे संबंधित जितने भी विवाद होते हैं वो दीवानी न्यायालय में सॉल्व किए जाते हैं। जैसे जमीन से संबंधित कोई मामला हो, पैसे या लेन देन से संबंधित कोई मामला हो, वो दीवानी न्यायालय या दीवानी कोर्ट्स उसको देखती है। उसके बाद होता है फौजदारी न्यायालय। फौजदारी क्या है, जैसे मारपीट के सारे मामले जो हैं वो फौजदारी न्यायालय में ही देखे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट थे। ये एक तरीके से यहाँ पर जुडिशियल पावर को धीरे धीरे इस्टेब्लिश करने का जो प्रयास था वो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया। इसके आगे हम लोग चलते हैं, और इन्होंने क्या किया, जो जमींदारी सिस्टम हमें पहले दिखता था, जैसे हमने रॉबर्ट क्लाइव के समय में देखा था, जो ऊंची बोली लगाता था या जो एक तरीके से बार्गेनिंग होती थी, जो ऊंची बोली लगाता था उसको ही जमींदारी के सारे अधिकार प्राप्त दे दिए जाते थे। वो क्या करता था, सभी जितने भी प्लेसेस थे वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करके अंग्रेजों को देता था। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, ये सारे जमींदारों के जो अधिकार थे उसको खत्म कर दिया, और एक तरीके से जो मतलब कोर्ट है उसको स्थापित किया गया दीवानी और फौजदारी न्यायालय के रूप में। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध लड़े गए थे, उनके बारे में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पेपर्स में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके शासनकाल में, वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में पहला आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था। वो कब लड़ा गया था, यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। 1776 से 1782 ईस्वी तक एक युद्ध हुआ था जिसको हमने नाम दिया फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। इसको हिंदी में कहेंगे आंग्ल मराठा वार। यहाँ से थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं आंग्ल मराठा
युद्ध। हिंदी और इंग्लिश दोनों पे आप लोगों को कमांड रखना है क्योंकि दोनों बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। उसके आगे चलते हैं। अभी जब आंग्ल मराठा वार युद्ध ये खत्म हुआ था तो उसके अंत में एक संधि हुई थी जिसको हमने नाम दिया था सालवाई की संधि। तो सालवाई की जो संधि है वो 1782 ईस्वी में हुई थी और इस संधि के अनुसार कुछ ऐसे समझौते हुए थे जिनके माध्यम से ये इस युद्ध का अंत कर दिया गया था। ये संधि का नाम भी आप लोग याद रखोगे, सालवाई की संधि 1782 ईस्वी में। कभी कभी संधियां भी हमारे पेपर्स में पूछ ली जाती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग आगे चलते हैं। इन्हीं के शासनकाल में एक युद्ध और हुआ जिसका नाम है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इंपॉर्टेंट है, अभी यहां से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे मराठा कौन थे, मैसूर में किसका राज्य था। तो अभी सिर्फ हम लोग इतना देख रहे हैं कि किस तरीके से युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में लड़े गए। इनको थोड़ा सा युद्धों को डिटेल में पढ़ेंगे, वो उसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा, उसमें हम लोग देखेंगे। अभी सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1780 से 1784 ईस्वी तक चला था। तो 1784 में जब ये युद्ध खत्म हुआ था तो उसके बाद एक संधि हुई थी जिसको हम लोग कहते हैं मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि स्टूडेंट्स ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुई थी, उसके साथ ये आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हो गया था। इसके बाद आगे चलेंगे, एक इंपॉर्टेंट युद्ध और हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है रोहेला बार। तो यहाँ से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं रोहेला बार क्या है। यहाँ पर हम लोग एक क्षेत्र का नाम देखेंगे जिसका नाम है रोहेलखंड। तो रोहेलखंड में एक युद्ध हुआ था, ये डेट लगभग 1774 रही होगी। तो 1774 के आसपास में एक युद्ध हुआ था, वो रोहेलखंड के आसपास में हुआ था। तो उसी को हमने एक नाम दिया था रोहेला बार। तो इंपॉर्टेंट है, इसको कभी कभी हमारे पेपर्स में आया भी है ये क्वेश्चन, तो इसको यहाँ पर देख लेंगे हम लोग। इसके आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीज हमें और देखने को मिलेगी यहाँ से। अभी ये जो थे वो विद्वानों को संरक्षण देते थे। इनके शासनकाल में कुछ ऐसी चीजें हुई थी जो हमारे पेपर्स में पूछी जाती हैं। इनके समय में ही एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी जिनको स्थापित किसने किया था, विलियम जोन्स ने किया था। तो विलियम जोन्स इंपॉर्टेंट है इसका नाम क्योंकि हमारे पेपर्स में कई बार पूछा गया है। विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। ये एक लर्निंग के लिए बनाया था इन्होंने, बहुत मतलब इस तरीके से विद्वानों को संरक्षण दिया था, लर्निंग को प्रोत्साहित करने का कार्य ये वारेन हेस्टिंग्स ने यहाँ पर किया। आगे चलते हैं हम लोग। इन्होंने क्या किया, गीता को एक अनुवाद कराया था इंग्लिश में, उसका नाम हम लोगों से कभी कभी पूछ लेते हैं और वो किसने किया ये भी हम लोग याद रखेंगे, चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं चार्ल्स विल्किंसन। तो चार्ल्स विल्किंसन ने गीता को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। ये देखिए, गीता को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना। एक्चुअली गीता का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। अभी इससे पहले हमने मुगल हिस्ट्री पढ़ी थी तो हमने उसमें भी देखा था कि गीता को फारसी भाषा में और अरबी भाषा में भी उसका ट्रांसलेट किया गया है। लेकिन यहाँ पर इंग्लिश भाषा में अगर पूछा जाएगा तो आप चार्ल्स विल्किंसन का नाम याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन हमारे पेपर्स में कई बार आ चुका है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए। यहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स जब आए थे तो जब वापस इंग्लैंड गए थे तो इनके ऊपर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पेपर्स में पूछा जाता है महाभियोग। महाभियोग क्या है ये थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। महाभियोग का मतलब समझ लीजिए, महाभियोग क्या है। महाभियोग एक तरीके से पनिशमेंट होता है। जैसे यहाँ पर जो वारेन हेस्टिंग्स थे इनकी कुछ शिकायतें मिली थी, कंप्लेंट मिली थी, उसके आधार पर ही इंग्लैंड में इनके ऊपर कुछ मुकदमे चलाए गए। और ये मुकदमे किस लिए चलाए गए, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इनके ऊपर कुछ चार्जेस लगे थे ब्राइब लेने के, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं रिश्वत लेने के कुछ इनके ऊपर आरोप लगे थे। रिश्वत, यहाँ से हम लोग लिख लेंगे रिश्वत। रिश्वत का मतलब समझ लीजिए कुछ पैसे वगैरह लिए होंगे इन्होंने और उसका जो है किसी ने शिकायत कर दी होगी। फिर इसके बाद यहाँ पर इनके ऊपर कुछ मुकदमे चलाए गए और मुकदमा 7 साल तक चला था। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, 7 साल तक मुकदमा चला। उसके बाद इनको फाइनली क्या किया, इनको पूरी तरीके से मुक्त कर दिया गया। वो जो आरोप थे वो गलत पाए गए और 7 साल बाद इनको पूरी तरीके से मुक्त कर दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखोगे। अब इनके द्वारा कुछ हमारे भारत में रिफॉर्म्स किए गए थे, कुछ सुधार किए गए थे, वो कौन कौन से थे यहाँ से देख लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेवेन्यू रिफॉर्म्स।
रेवेन्यू का मतलब समझ लीजिए यहाँ पर इन्होंने कुछ ऐसे सुधार किए थे जिससे जो कर व्यवस्था थी वो यहाँ पर कुछ अच्छी होती हुई हमें दिखती है। तो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, ही डिवाइडेड द बंगाल। अभी सबसे पहले इन्होंने बंगाल को कुछ डिस्ट्रिक्ट, जो जिले होते हैं ना डिस्ट्रिक्ट्स, उनमें इन्होंने क्या किया, बांट दिया था और सारे जो अधिकार थे वो कलेक्टर को दे दिए थे। कलेक्टर मीन्स आज का जो डीएम है उसको हम लोग कलेक्टर के नाम से जानते हैं। तो कलेक्टर का मतलब ही ये कलेक्ट करने वाला, तो रेवेन्यू को कलेक्ट करने वाला कलेक्टर्स होते थे उस समय। इस तरीके से उन्होंने और भी कई नए ऑफिसर्स उन्होंने अपॉइंट किए थे टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ से हम लोग देख लेंगे जिलों, बंगाल को जो है कई जिलों में बांट दिया गया था। किसने बांटा था? वारेन हेस्टिंग्स ने बांटा था। ये हमारे पेपर्स में पूछा जाता है। इस तरीके से आगे चलते हैं, जुडिशियल रिफॉर्म्स। तो जुडिशियल का मतलब ये हुआ कि न्यायिक जो सुधार थे इन्होंने बहुत सारे किए हैं। कौन कौन से किए हैं यहाँ पर इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इन्होंने दो तरीके की जो है वो न्याय व्यवस्था स्थापित की थी, एक तो दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय। उसके बाद इन्होंने कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी अपने कुछ न्यायालय स्थापित किए थे, जैसे सदर दीवानी न्यायालय, निजामत अदालत इन कोलकाता। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी पड़ेंगी। तो ये कुछ अदालतों के नाम लिखे हैं, इसको आप लोग याद रखोगे। सदर दीवानी और निजामत अदालत, ये कोलकाता में हुआ था। और यहाँ पर एक चीज़ और दिखाना हमें थोड़ा सा याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम लॉज इन्होंने अलग बनाए थे, अभी डिफाइन किए थे। हमारे पास जो लॉ व्यवस्था थी वो पुरानी थी। इन्होंने क्या किया, उसमें थोड़ा सुधार किया। इन्होंने हिंदू लॉज और मुस्लिम लॉज अलग अलग बनाए थे, उसको दोबारा से पूरा तरीके से, एक तरीके से कह सकते हैं रीडिफाइन किया था। उसके आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि इनके शासनकाल में एक युद्ध हुआ था जिसको हम लोग रोहेला बार के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे पेपर्स में पूछ लिया जाता है। 1774 ईस्वी में रोहेला बार युद्ध हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? शाहजहाँपुर के आसपास में, बरेली और शाहजहाँपुर के बॉर्डर पे कोई नदी थी, उसके बीच में हुआ था। तो स्टूडेंट्स ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर को 1 से 2 बार पढ़िए और यहाँ से ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं जो बंगाल था, बंगाल में किस तरीके से शासन व्यवस्था स्थापित की जा रही है और धीरे धीरे अंग्रेज किस तरीके से उसको पूरे भारत में लागू कर रहे हैं। तो सबसे पहले कलकत्ता में लागू कर रहे हैं, उसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू करेंगे, उसके बाद बंबई प्रेसिडेंसी में लागू करेंगे। तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया है, पूरे भारत पर ही अपना एक तरीके से शासन स्थापित कर लिया। वो कौन कौन सी कंडीशन बनी जिससे ये पूरे भारत में फैल गए। तो एक ये थोड़ा सा स्टार्टिंग है। इसके बाद हम लोग कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ेंगे। और भी बहुत सारे गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, उनके बारे में हम लोग आगे लेक्चर्स में पढ़ते रहेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।